अब है क्या कि बिहार का पिछड़ापन को दूर कैसे करना है। ठीक है, बिहार के पिछड़ापन को दूर करने का उपाय। पहले क्या बताए, क्या क्या कारण था, क्यों गरीबी है, क्यों, पता चल गया था ना। दूर करने का उपाय अब बताना है, क्या उपाय करें तो सारा चीज दूर हो जाए। सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण करने का मतलब क्या, तो एगो फेकड़ा लिख देना, हम दो हमारे दो, ठीक है ना। क्या लिखोगे, हम दो हमारे दो, ठीक है। यानी एक आदमी को दो ही बच्चे होने चाहिए। चीन में ये फिक्स कर दिया, एक को एक ही होना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण होगा तो लोग का इनकम तो रहेगा ही। आदमी बच्चा कम होगा तो उसको अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छा बिजनेस भी कर पाएगा, सब काम अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा, कृषि में तेजी से विस्तार, यानी कि कृषि यानी क्या होता है, खेती। कृषि का मतलब क्या होता है, खेती में क्या करना होगा, तेजी से विस्तार करना होगा, तेजी से विस्तार करना होगा। या फिर कौन सा खेती, नगदी फसल उगाने का प्रयास करना होगा। कौन सा, नगदी फसल, जिससे तुरंत इनकम हो जाए, ऐसा फसल उगाएंगे। जैसे कि क्या हो गया, गन्ना हो गया, जैसे क्या हो गया, सब्जी की खेती हो गई। इस तरह का खेती करना होगा टेक्नोलॉजी के साथ, तो जाके पैसा अधिक होगा और तुम्हारा इनकम बढ़ेगा। क्योंकि जनसंख्या तो पहले कम कर दिए, कम आदमी रहेगा और उत्पादन ज्यादा होगा तो फायदा होगा ही होगा। तीसरा चीज सर बताए थे हम लोग, जो उसमें बताए थे उसी का उपाय बताएंगे। बताए थे बाढ़, तो बाढ़ से बचने का एक ही उपाय है, क्या करना होगा, नदियों से छोटी छोटी नहरें निकालनी होगी। वो भी कैसी नहरें, पक्की नहर, ठीक है। यदि ये नदी है, इस तरह से चित्र भी बना सकते हो, ठीक है। और इससे हम लोग नहर निकाल लेंगे, ठीक है, नहर निकालेंगे। बहुत सारी नहरें यदि निकाल देंगे तो नदी का पानी कहाँ चला जाएगा, नहर में चला जाएगा। और नहर से क्या निकाल देंगे, चैनल निकाल देंगे, नहर से चैनल। और ये सारी चीजें क्या होंगी, पक्की होंगी, ठीक है ना। पक्की नहर, पक्का चैनल, समझ में आ गया, ईंट से बनी हुई, ताकि क्या हो, बांध न टूटे और आसानी से क्या होगा, पानी बैलेंस हो जाएगा और बाढ़ नहीं आएगा। तो ये भी उपाय हो गया बाढ़ से बचने का उपाय, पता चला कि नहीं। तो बाढ़ से बच जाएंगे तो लोगों का पैसा भी बचेगा। चौथा सर बताए थे सुखाड़, तो सुखाड़ से बचने का क्या उपाय है सर, क्या करेंगे, गड्ढा खोद के रखेंगे, ठीक है ना। यदि हर जगह पे 10 जगह पर खेतों में गड्ढा खोदेंगे, यानी पोखर खोद लेंगे, तो बारिश का पानी इसमें जमा होगा। तो इससे क्या होगा सर, भूमिगत जल यानी जमीन के नीचे पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर पानी आएगा थोड़ा सा, ताकि हम जब पानी सूखेगा, ऊपर में धूप आएगा, गर्मी आएगा, तो हम क्या करेंगे, सिंचाई कर सकते हैं बोरिंग के द्वारा, तो वो काम करेंगे। तो सुखाड़ का व्यवस्था हो जाएगा, फसल वहां अच्छा हो जाएगा, पानी यदि समय पर देंगे तो। ये चीजें। अगला प्रश्न सर, आधार इसी में और क्या काम करेंगे सर, शिक्षा पे, शिक्षा के स्तर को बेहतर करना होगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा में क्या क्या बेहतर करेंगे सर, तो कंप्यूटर आधारित शिक्षा, कंप्यूटर सिखाना होगा, है ना। स्मार्ट क्लास पर भी जोर देना होगा, स्मार्ट क्लास पर। शिक्षकों के गुणवत्ता पर जोर देना होगा, अच्छा तरीका से यदि टीचर पढ़ाए तो बच्चा बेहतर करेगा, बिहार का भी बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये चीजें। और क्या क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था, किसी चिकित्सा समझ में आ गया ना, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्या बताया था, चिकित्सा व्यवस्था। चिकित्सा में क्या करना होगा, एक सुविधा यह भी है, चिकित्सा व्यवस्था को क्या करना होगा, बेहतर बनाना होगा, है ना। गांव गांव तक चिकित्सा व्यवस्था को पहुंचाना होगा ताकि बिहार आगे बढ़े। इसके अलावा क्या करेंगे, बैंक की सुविधा, देखो बैंक खुल गया है ना हर जगह, सीएसपी वाला बैंक। गांव में कौन सा बैंक रहता है, सीएसपी बैंक, ठीक है, छोटा छोटा बैंक होता है, बैंक का छोटा सा ब्रांच, तो ये वाला खुलेगा, तो इससे भी लोगों को सुविधा मिलेगी। कहने का मतलब सड़क मार्ग व्यवस्था अच्छा करना हो, सड़कें अच्छी बनवानी पड़ेंगी। सड़क अच्छा बनवाने से क्या फायदा होगा सर, आसानी से गाड़ी से सामान को एक जगह दूसरे जगह ले जा पाएंगे, ठीक है ना, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी काम हम लोग बोल सकते हैं। बिजली की व्यवस्था करवानी होगी सर, गांव गांव में विकास चाहिए बिहार का, तो बिहार में यदि अधिक इनकम होगा तो बिजली से, यदि सोचो कि आटा मिल चलता है तो उसमें जो आसानी से उसको पैसा का भी बचत हो जाएगा, तेल खरीद के ज्यादा महंगा पड़ जाता है, आगे थोड़ा सा बढ़ते। इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे पॉइंट। उसके बाद छोटे छोटे उद्योग लगाने होंगे, क्या लगाने होंगे, छोटे बड़े या फिर उद्योग लगाना होगा, क्या लगाना होगा, उद्योग लगाना होगा। और उद्योग के लिए क्या करना होगा, हमको सुरक्षा देना होगा सरकार को, ताकि उसका सामान भी चोरी ना हो। उसके लिए नियम आसान बनाने होंगे ताकि सब कोई यहाँ उद्योग खोल सके। तो ये सब चीजें हो गई, है ना। और क्या कर सकेंगे,
गरीबी को दूर करेंगे। क्या करना होगा? गरीबी को दूर करना होगा, ठीक है ना। गरीबी को दूर करना कैसे किया जाएगा? सब आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तो सबको तो नौकरी दे नहीं सकते हैं। क्या करेंगे? इसको प्रशिक्षण देंगे। क्या चीज करेंगे? प्रशिक्षण देंगे, कुछ सिखाएंगे। किस चीज को करने के लिए? खेती करने के लिए प्रशिक्षण देंगे, है ना। सिलाई का काम करने के लिए प्रशिक्षण देंगे, ठीक है ना। बिजली का काम सिखाने के लिए प्रशिक्षण देंगे, मशीन खोलने लगाने का, ताकि ये लोग सीख जाएगा तो दुकान खोल सकता है। तो हर तरह का काम का प्रशिक्षण दे देंगे तो गरीब आदमी क्या करेगा? 2 रुपया अच्छे से कमा पाएगा, ठीक। तो ये चीजें। अब अगला पॉइंट में क्या करना होगा भाई साहब? ईमानदार प्रशासन कैसा होना चाहिए? स्वच्छ एवं ईमानदार लोग प्रशासन में होना चाहिए। स्वच्छ एवं ईमानदार लोग। प्रशासन किसको बोलते हैं भैया? जैसे ब्लॉक में अफसर सब रहता है, क्लर्क हो गया, किरानी हो गया, बीडीओ हो गया, वो सब क्या है? यही तो है, स्वच्छ प्रशासन होना चाहिए ना। जाए तो हमसे कोई पैसा ना मांगे घूस के तौर पर, जो प्रोसेस है नियम के साथ काम करे। तो स्वच्छ यानी साफ सुथरा, बिना घूस वाला काम होना चाहिए। उसके बाद क्या करना होगा भाई? घूसखोरी को जो है कम करने के लिए सरकार को कड़ा नियम बनाना चाहिए ताकि घूसखोरी ना हो। इसके अलावा क्या करना होगा भाई साहब? संसाधन को आसानी से लोगों तक उपलब्ध कराना होगा। क्या चीज? संसाधन को आसानी से लोगों को उपलब्ध कराना होगा ताकि लोग परेशान ना हो, लोगों का काम आसानी से हो जाए। अब संसाधन में क्या क्या आ जाएगा सर? अब जैसे बच्चा स्कूल में आधार कार्ड बनाना है, ठीक है, तो आधार कार्ड बनाना है तो बच्चा को सोचता है कहाँ जाए, बनमनखी जाए, पूर्णिया जाए बनवाने के लिए। पंचायत में एक सेंटर खुल जाएगा, लोग आसानी से बनवा सकता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस है तो पत्र घर तक पहुंचाना चाहिए, इसकी सुविधा नहीं है, लोग घर तक नहीं पहुंचाता है, कभी कभी पहुंचाता है, कभी नहीं पहुंचाता है, उस कंडीशन में प्रॉब्लम होता है। तो कहने का मतलब जो संसाधन है वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। जाति आय निवास अब देखो, अब ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, उसी से काम चल जाता है, वहां से लाने की जरूरत नहीं है, बन जाता है, साइन किया हुआ डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है तुम। तो ये सब व्यवस्था थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है ना। तो कहने का मतलब क्या करना होगा? हमको इन सब चीजों को अच्छी करनी होगी। शांति व्यवस्था स्थापित करना होगा। क्या चीज? शांति व्यवस्था, ताकि लोग अच्छे से जी सके, आगे बढ़ सके, अच्छा सोच सके। ऐसा नहीं कि मारपीट करना, ये सब चीजें होंगे, कलह होगा तो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना, लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे 10 से 5 पॉइंट हो जाएंगे। किस चीज के लिए? तो बिहार के गरीबी को कैसे दूर किया जाए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है भाई साहब? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई साहब? अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। जब इसकी बात करोगे, कब का? 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। इस 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्या क्या चीज था, ताकि हम परीक्षा में लिखे और हमें नंबर भी आ जाए। तो क्या करोगे? तो इसमें क्या क्या व्यवस्था था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो, तो हमारे यहाँ 2-3 चीजें हैं। क्या क्या है? तो सबसे पहले उपभोक्ता किसको बोलते हैं सर? जो सामान खरीदता है ना। तो जो सामान की बात करें तो यहाँ पर 2-3 चीजें, सामान कहाँ से मिलती है? कुछ सरकार के द्वारा, कुछ निजी लोगों के द्वारा। तो 2 चीजें होती है, कौन? निजी और सरकारी। क्या चीज? निजी और सरकारी, ठीक है ना। चूंकि उपभोक्ता की बात कर रहा है तो हम लोग क्या क्या खरीदेंगे? तो निजी और सरकारी चीज से 2 ही चीज खरीद सकते हैं सर। एक वस्तु खरीदेंगे, चाहे वो कलम हो, मोबाइल हो, किताब हो, कॉपी हो, कुछ भी हो। और दूसरा एवं सेवाएं। सेवा किसको बोलते हैं सर? ठीक है ना, सेवाएं। सेवा में क्या क्या आ गया? जैसे कि देख लो, एयरटेल का इंटरनेट चलता है, वो सब क्या है? सेवा है। घर में अमेजन से जो सामान पहुंच जाता है वो भी सेवा हो गया। स्कूल में शिक्षक, सरकारी स्कूल में टीचर जो होते हैं वो भी क्या कर रहा है? एजुकेशन दे रहा है, तो वो भी सेवाएं हो गई, है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जैसा कि हमने बताया था, बच्चों का भी अधिकार है कि हमको शिक्षा प्राप्त करना है ना, शिक्षा पाने का अधिकार होता है, तो वहां पर उसका अधिकार। उसी तरह से यहाँ उपभोक्ता की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमको क्या क्या अधिकार है? सबसे पहली बात, निजी हो या प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है, हर जगह हमें वस्तु और सेवा लेने का अधिकार है ना। और इस अधिकार के लिए क्या करना होगा? इसमें सबसे पहले हमको शुद्धता का जांच करना होगा। नहीं, सामान खरीदने वक्त क्या क्या देखते थे? शुद्धता, शुद्ध सामान है कि नहीं। उसके बाद दूसरा चीज क्या? सही सामान है कि नहीं, ठीक, डुप्लीकेट तो नहीं है। तीसरा चीज क्या देखते थे? वजन देखते थे, वजन सही है या नहीं। ये सब चीजें हमको देखने का अधिकार है, ठीक है।
ये सब तो नॉर्मल चीज हो गया, इसको एक्स्ट्रा में तुम लिख लेना, वजन देखने का अधिकार हो गया, पैकेट फटा हुआ है कि नहीं, वो सब चीजें। तो कहने का मतलब ये, ठीक है। पूछ क्या रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 1986 का कानून के बारे में बता, इसमें कानून क्या क्या बना था। तो पहला कानून क्या था, सुरक्षा का अधिकार। क्या चीज का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किए थे। दूसरा पॉइंट क्या था, सूचना का अधिकार। क्या चीज का, सूचना का अधिकार। यदि समझ में नहीं याद रहेगा तो सीधा याद रखना सर, सही सामान लेने का अधिकार, ठीक है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, वही बात है, इसको अलग तरीके से लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, पसंद करने का अधिकार, ठीक है, पसंद करने का अधिकार है ना, अपनी मर्जी है, मैं लूं या नहीं लूं मेरे पे। चौथा चीज क्या, सुनवाई का अधिकार। क्या चीज, सुनवाई का अधिकार है ना, सुनवाई का अधिकार है। उसके बाद क्या, शिकायत निवारण का भी अधिकार है। क्या चीज करने का, शिकायत करेंगे यदि मेरा सामान सही नहीं दिया है तो शिकायत निवारण यानी शिकायत को दूर करने का भी अधिकार है। उसके बाद उपभोक्ता को जानकारी देने का भी अधिकार है। समझ में आया, टीवी में प्रचार देखता होगा, उपभोक्ता आप लोग सामान का सही से चेकअप करें तब सामान खरीदें, इस तरह से। तो हम लोग जो लिखे हैं उसको आराम से लिख देना, इसी को कहा गया 1986 का अधिनियम, ठीक है ना। इसमें 4, 5, 6 कानून थे, ठीक है। कितने, धारा 6 के अंतर्गत 1986 का, किसमें, धारा 6। पूरी जगह प्रश्न किस धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 6। धारा 6 का मतलब ये समझ मत जाना कि 6 पॉइंट, वो नहीं है, किस धारा में, धारा 6, ठीक है। उसमें क्या है, इन सब बातों पर चर्चा, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, और तीसरा चीज क्या है, तुमको उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो तुमको जो जो याद रहेगा और मैंने पॉइंट बताए पहले, वो सारी चीजों को मिला करके लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहीं अब मोबाइल खरीद रहे, कहीं खोलने के बाद ब्लास्ट तो नहीं कर जाए, कोई जहरीला चीज तो नहीं है, यही सब चीज हो गया, सुरक्षा का अधिकार में वही चीज हो गया है ना। खाने वाला चीज है, खाएंगे मर गए कहीं तो उसका अधिकार है हमको, है ना। तो ये चीजें, इस सब के बारे में जानकारी लेने का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 1986 का अधिकार पूछेगा तो हम सामान के बारे में लिख देंगे आराम से, क्या क्या करना चाहिए उपभोक्ता को, वही सब अधिकार हमको वहां मिला है। इसके बाद प्रश्न क्या है हमारा, देखो आसान प्रश्न है, स्थानिक ऊंचाई से आप क्या समझते हैं। देखो अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको समझ जाओ। स्थानिक ऊंचाई, पिक्चर बनेगा क्वेश्चन इसमें, स्थानिक ऊंचाई, ठीक है ना। स्थानिक ऊंचाई की यदि बात करें, स्थानिक ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की ऊंचाई आप मापी जाती है, उसी को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया सर, स्थानिक ऊंचाई का मतलब ये हुआ जैसे कि ये हमारा एक तल चिन्ह है, क्या है, तल चिन्ह, चिन्ह मान लिए, इससे ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बेस मान लिए, एक पॉइंट मान लिए, या फिर जैसे जीरो मानते हैं ना हम, ठीक है। ये मान के चलो पिपरा है, पिपरा की ये सतह है, कुछ दूर गए पूर्णिया, पूर्णिया थोड़ा सा इससे हल्का सा ऊंचा जगह पर पड़ता है, ठीक है ना, ठीक। पूर्णिया में यहाँ पर मकान है। कहने का मतलब क्या हो गया सर, यदि इसको हम जीरो मानते हैं, ये यहाँ से कितना मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्थानिक ऊंचाई हो गया, ठीक। चले जाओगे हिमालय पहाड़, सर वो वहां पर जो घर है इतना ऊंचा जगह पर है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फीट है, 2500 फीट है। तो 2500 फीट हो गया इसका क्या, स्थानिक ऊंचाई। समझ में आ गया, क्या समझा तुम लोग, कि यदि इसको मान लिया पिपरा, देखो लिखे, इसको लिख दिया पूर्णिया और इसको लिख दिया हिमालय, ठीक है। ये जो जगह है कहाँ पर है, हिमालय पहाड़ पे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक जगह को हम लोग फिक्स कर लिए और उसके बाद अलग जगह पर ऊंचाई के हिसाब से यदि उसकी दूरी नापते हैं, कहाँ से, ये बेस पॉइंट से, तो यही क्या कहलाता है, स्थानिक ऊंचाई कहलाता है, ठीक है। लिख दोगे इसको तो समझ में आया। एक और उदाहरण, एक उदाहरण तो ये दे देना, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या दोगे स्थानिक ऊंचाई में, सर किसी सतह को ठीक है, फर्स्ट बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मानकर, शुरुआती बिंदु मानकर, ठीक है, किसी सतह को शुरुआती बिंदु मानकर, ठीक है ना, किसी सतह की ऊंचाई जब निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्थानिक बिंदु। जैसे कि बी नंबर, कहीं प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, बनमनखी के प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता है समुद्र तल से कितने किलोमीटर, कितना मीटर, 120 मीटर ऊंचा है, समुद्र तल से 120 मीटर ऊंचा है, कौन, बनमनखी वाला जगह, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर हम लोग इसका मतलब मापते हैं समुद्र तल से, ठीक है ना। तो समुद्र तल से, कहां से, समुद्र का जो तली है, ठीक है ना, वहां से हम लोग ऊंचाई को मापते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या आ जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। किनारा वाला जगह पे पानी है, पानी मान के चलो ऐसे है ना, इस तरह से। उसके बाद यहाँ जमीन है, जमीन है तो क्या हो गया, ऊंचाई के हिसाब से जगह का स्थानिक ऊंचाई माप लेते हैं। स्थानिक ऊंचाई कैसे मापा जाता है सर, ये वर्टिकली मापा जाता है। कैसा, वर्टिकली। वर्टिकली को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। किसको कहते हैं पता है कि नहीं, तो ऊर्ध्वाधर कहते हैं इस ऊंचाई को। समझ में आया।
ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। समझ में आया? लिख दोगे स्थानिक ऊंचाई, पिक्चर भी बना देंगे, कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, एक बार और बता देते हैं सर। ये हो गया समुद्र तल, एकदम लिखना इसी तरह से जैसा हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रहा तो। समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से हम लोग ऊंचाई को मापते हैं। समुद्र तल से जब ऊंचाई को मापा जाता है किसी स्थान का, ठीक है, अब भाषा और आसानी से समझ में आ गया होगा। समुद्र तल से सर जब किसी ऊंचाई को मापते हैं, किस चीज का ऊंचाई, किसी स्थान का, स्थल का, तो वो क्या कहलाता है? स्थानिक ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानिक ऊंचाई कहलाता है सर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अलग अलग जगह का अलग अलग ऊंचाई होता है। ठीक है, और मापते कहाँ से है? समुद्र तल से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। स्थानिक ऊंचाई समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न तो और आसान है। लौह अयस्क, लौह खनिज है, क्या है? लौह खनिज, और दूसरा है अलौह खनिज। ठीक है, इसी तरह से लिख देना अलौह खनिज। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पॉइंट देना, 2 पॉइंट देना, 3 पॉइंट देना। अलौह खनिज में क्या लिखोगे? 2-3 पॉइंट यहाँ भी दे दिए। ठीक है, तो लौह खनिज सर जिसमें लोहा पाया जाता है, लोहा जिसमें पाया जाता है ना, लोहा पाया जाता है इसमें, इसी को क्या कहते हैं? लौह खनिज। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? सर इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? लोहा नहीं पाया जाता है, कहानी यही खत्म हो गई। ठीक है ना? और या फिर लोहा का अंश होता है। ठीक है, जैसे कि सर लौह खनिज, लौह खनिज का उपयोग अधिक मात्रा में होता है, वो भी लिख देंगे। तो लौह खनिज का क्या होता है? उपयोग अधिक होता है। लोहा का जानते हैं हम लोग उपयोग अधिक होता है, इसलिए लिख दिए लौह खनिज का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर लिख दिए अलौह खनिज का उपयोग, अलौह खनिज का उपयोग लौह खनिज के अपेक्षा, यानी इसके अपेक्षा, यानी लौह के अपेक्षा इसका उपयोग कम होता है। अलौह खनिज का उपयोग लोहा के अपेक्षा कम होता है, वो लिख दिए। अब इसमें तीसरा पॉइंट में क्या लिख देंगे? जैसे में लिख देंगे। जैसे में क्या क्या लिखोगे आसानी से बाबू? मैग्नीज लिख दिए। क्या क्या लिखेंगे? मैग्नीज लिख दिए। उसके बाद देखते हैं कौन सा है? क्रोमियम है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, निकेल है। क्या क्या लिखे? मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, उसके बाद निकेल है। ठीक है, लिख दिए, याद हो गया। लोहा तो है ही Fe। लोहा जिसमें नहीं है उसका नाम लिख देते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? तांबा, यानी कि जिसको कॉपर बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है भैया? टीन आ जाता है, टीन को एसन बोला जाता है। उसके बाद जिंक आ जाता है, जेडन जिंक हो गया। उसके बाद सोना, Au सोना हो गया। चांदी, Ag चांदी हो गया। उसके बाद जस्ता, जिंक और जस्ता। ठीक है, ये सब क्या हो गया? अलौह खनिज हो गया। क्या हो गया? अलौह खनिज। याद रखोगे ना? तो लोहा खनिज में कौन कौन सा बताया मैंने? मैग्नीज बताया, कोबाल्ट बताया, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। ठीक है, अलौह खनिज में क्या बताया? कॉपर, उसके बाद जिंक, सोना, चांदी, उसके बाद जस्ता, शीशा। ठीक है, शीशा लेड होता है, पीबी लेड। ठीक है, एकदम याद रखना, P और B। तो ये चीजें लौह और अलौह खनिज आसान था, हम लोग इसको क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हम लोग। अब प्रश्न क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है अगला, जो कि देखने से ही समझ में आ रहा है। बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले 4 जिलों का नाम बताइए। क्या, कौन सा घनत्व भैया? अत्यधिक घनत्व। तो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन की बात यदि करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 24 नंबर। ठीक है ना? उससे भी पहले हम लोग आए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, जो कि छूट गया है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के, ठीक है, बिहार का अत्यधिक घनत्व वाला जिला, अत्यधिक घनत्व वाला जिला, घनत्व वाला जिला। अरे सर ये क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। तो घनत्व वाला जिला, घनत्व किसको कहते हैं सर? सिंपल सा उदाहरण है, इसका आंसर यदि देंगे हम तो हेडिंग तो देंगे ही, बिहार में अत्यधिक घनत्व वाला जिला। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, यह घनत्व कौन सा पूछ रहा है? जनसंख्या घनत्व। क्या है ये? जनसंख्या घनत्व। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे, अगला पहला पॉइंट में ही लिख देंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बताएंगे सर। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, इसी तरह से लिख देना। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, है ना, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, इसी चीज को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। समझ में आ गया? घनत्व बराबर क्या हो गया सर? तो क्षेत्रफल बट्टा उसके बाद क्या हो जाए? जनसंख्या। ठीक है,
क्षेत्रफल बटा जनसंख्या। कहने का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कहाँ सबसे ज्यादा लोग रहता है, सर पटना। पटना कब क्यों याद रखेंगे सर, क्योंकि पटना में तो पूरा बिहार का बच्चा पढ़ने जाता है, तो एक हो गया पटना। ठीक है, गया लिख देंगे, गया में भी जाता है पढ़ने लोग। मुजफ्फरपुर लिख देंगे, मुजफ्फरपुर। और भागलपुर लिख देंगे, भागलपुर भी बहुत बड़ा है ना। तो पटना में 2 एसपी है, समझ में आया कुछ। भागलपुर में भी 2 रहता है। तो कहने का मतलब क्या, बहुत बड़ा जिला है, और जब बड़ा जिला है और वहां पर व्यवस्था बहुत ज्यादा है, लोग वहां जाते हैं पढ़ने। भागलपुर भी पढ़ने जाता है, 2 ठो याद रहेगा। तो अलग अलग जगह से लोग पढ़ने जाएगा, ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ेगा। तो तुमको पूछ क्या रहा है, तो जनसंख्या घनत्व, बिहार में अत्यधिक घनत्व वाला जिला, तो भागलपुर पटना सबको याद रहेगा। मुजफ्फरपुर भी याद रहेगा, मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, गया में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये 3-4 जिला, ठीक है, नाम याद रख लेना एकदम आराम से। 2 तो याद रहेगा, भागलपुर पटना, वहां तो सब कोई जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, गया मुजफ्फरपुर याद रख लेना इसे। उसके अलावा बात करें हम लोग, अब क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई संसाधन की आवश्यकता है और क्यों है। अब ये सिंचाई कहाँ जरूरत है बता दो। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में, ठीक है ना, किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। सर आसान क्वेश्चन है, तो लिखेंगे बिहार में, ठीक है ना, उत्तरी बिहार में। कौन बिहार में, कि दक्षिणी बिहार में, दक्षिणी बिहार में। सबसे पहले प्रेम से हम लोग एक नक्शा बना देंगे, ठीक है, और इस तरह से अच्छे से बना देना। ठीक, और इसमें क्या कर देना, एक गंगा नदी बना देना, यहाँ लिख देना गंगा नदी, उसके बाद नीचे लिख देना दक्षिणी बिहार। ये क्या है, दक्षिणी बिहार। और इस क्षेत्र में क्या आता है, सूखा से प्रभावित है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, पॉइंट पहला देखो हो गया तुम्हारा, पहला पॉइंट में मैपे बना दी, मेरी मर्जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या बताएंगे, यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो याद रखना बहुआ, नीचे कौन कौन सा जिला है हम बता देते हैं, अभी एकदम याद हो जाएगा। यदि हम बिहार का मैप बनाएंगे, ठीक है ना, एकदम ध्यान से नीचे वाला जिला याद रखना। पूछ रहा है किन किन क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत होगी, तो सबसे पहले देख लिया सर कि नीचे सुखाड़ पड़ता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, फसल के लिए सिंचाई लगाना होगा। तो वो तो लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की जो नदियां हैं सर, नदियां भी बना देंगे 1-2, एक का नाम रख देंगे कर्मनाशा, उसके बाद सोन नदी है, उसके बाद पुनपुन नदी है, उसके बाद जो है क्यूल है, उसके बाद अजय है, इस तरह की नदी है। और एक तो कौन सा है, फल्गु नदी है, ठीक है, जिसको कर्म निरंजना नदी भी कहते हैं। कहानी यहाँ खत्म हो गया। अब जिला का भी नाम, 2 पॉइंट लिख दिए। पहला पॉइंट बता दी दक्षिणी बिहार, दूसरा पॉइंट बता दी सर इधर नदियां हैं, लेकिन ये नदियां कैसी नदियां हैं, वर्षा वाला नदी है, वर्षा पानी वाला नदी है ना। तो वर्षा जब होगा उसी समय पानी रहता है इसमें, इसका मतलब हर समय में सुखाड़ रहता है। तो ये चीजें, अब जिला का भी नाम बता देंगे तीसरा पॉइंट में। सर बता दीजिए बिहार में कौन कौन जिला है निचला साइड में, तो सर ऐसे बिहार का एक मैप बना लो, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, कौन सा भाई, तो देख लो भाई, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कैमूर भाई साहब है, क्या है, कैमूर है, ठीक है, कैमूर याद रखना। उसके बगल में कौन है, तो रोहतास है, क्या है, रोहतास है। उसके बगल में कौन है, औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद भी याद रहेगा। उसके बगल में कौन है, तो गया जिला है। उसके बगल में कौन है, नवादा है। नवादा के बगल में क्या है, तो यहाँ पर एक और है, कौन सा भैया, पता नहीं, याद नहीं है। कहने का मतलब, हाँ, कैमूर, नवादा, ध्यान में नहीं, जमुई, कौन सा है, जमुई है। तो ये सब चीजें रख लोगे, है ना। इसके ऊपर में कौन है भाई, अरवल है सर, अरवल। उसके ऊपर में कौन है, जहानाबाद। उसके बगल में कौन है, जहानाबाद। ये सब गंगा नदी के निचला जिला है ना, एकदम याद रखना, जहानाबाद। तो 4-5 जिला का नाम याद ही हो गया। पटना भी नीचे ही है, तो पटना भी हो गया एकदम याद आसानी से। तो इन सब जगहों पर सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, है ना। इधर सर ऐसे भी जितना भी जिला है ना, सारा का नाम लिख दिया मैप में, किस जिलों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट में लिख देंगे सर, इधर जो गंगा नदी के जो दक्षिणी एरिया में है भारत में, बिहार में, तो वहां पर क्या होता है सर कि पानी बहुत नीचे मिलता है ना। उत्तरी बिहार में जाओगे ना, जैसे कि हमारे यहाँ इधर हम लोग पूर्णिया यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर मात्र 15 से 20 फीट में पानी मिलता है। कितना, 30-35 फीट में। लेकिन पटना चलेगा वहां पर 250 फीट पानी गलाना पड़ता है। इसका मतलब सोच लो कितना नीचे से पानी निकालना होगा, इसीलिए सिंचाई की व्यवस्था इधर नहीं हो पाती है। तो समझ में आ गया ना, 250 फीट। तो अब हम लोग इसका आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला है हमारा, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके थे। क्या है भाई, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी
परियोजना लिखोगे कैसे, मैं उस पर चर्चा करूंगा इसी को, या फिर बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, यही चीज। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, हेडिंग लिख देना नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना। नंबर 1 बात, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 जो होगा हमारा, ठीक है, डिजाइन तुम अपने से बना लेना। उसमें क्या करेंगे, नदी घाटी परियोजना क्या है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक नदी है, पिक्चर बनाने में थोड़ा सा भी कोताही नहीं करेंगे, अकल है तो नदी में क्या करते हैं हम लोग, इस साइड भी बांध बना देते हैं, इस साइड भी बांध बना देते हैं, बीच में तो बनाएंगे ओरिजिनल पानी को रोकने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, बांध हो गया है ना। इसमें हम लोग बड़ा बड़ा टरबाइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, और इस टरबाइन को किससे जोड़ लेते हैं, डायनेमो से जोड़ देते हैं। और डायनेमो से किसको जोड़ा जाता है, ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर से बिजली को घर घर तक पहुंचा देते हैं। तो एकदम ड्रॉ कर देना अच्छे से, पहला पॉइंट में हो गया मेरा। दूसरा, पर्यटन के लिए, क्या चीज के लिए, पर्यटन के लिए। पर्यटन के लिए क्या होता है, हम लोग बैराज जाते हैं, जैसे कि लिख देना बैराज, बैराज समझते हो ना, गया होगा घूमने के लिए स्कूल की तरफ से, बैराज, तो बैराज लिख देंगे। व्हाट इज बैराज, लोग यहाँ पर क्या करता है, सर यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन लिख देंगे, घूमने जाते हैं स्कूल के बच्चे, या फिर जो भी लिखना होगा लिख सकते हो आराम से। तो ये पर्यटन के लिए भी हो गया। तीसरा नंबर सी, सर जब हम लोग नदी में बांध बना दिए, ठीक है ना, बांध जब बना दिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी नहरें निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इधर से, पहले नहीं, इधर से तो पानी आ रही है नदी में, तो यहाँ बांध बनाएंगे तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर बिजली नहीं बनेगा। तो इधर जो पानी आता है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ से हम लोग क्या किए, नहर निकाल दिया है ना, क्या निकाले, नहर निकाल दिए, पक्की नहर, नहर से चैनल निकाल दिए। तो ये क्या हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई ना तीसरा पॉइंट में। तो एकदम सिंचाई की सुविधा, हेडिंग दिखे, पॉइंट नंबर दे दिए, पिक्चर थोड़ा ड्रॉ कर दिए, समझ जाएगा टीचर, ठीक है ना। टीचर को अपने हिसाब से चलाओ। डी नंबर, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, सर इतना ही नहीं, सिंचाई के अलावा भी पर्यटन की व्यवस्था हो गया। उसके बाद सर वहां पर जो है ना क्या कहते हैं, और कुछ बताओ क्या क्या कर सकते हैं, मछली पालन, मछली पालन भी हो जाएगा, अगल बगल लोग कर सकता है, पानी आसानी से मिल जाएगा, मछली पालन का काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, और क्या क्या फायदा है, बहुउद्देशीय परियोजना, वहां पर लोग दुकान जो लगाता है, दुकान लगाने के बाद क्या हो जाएगा, तो दुकान से भी लोगों को बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि लोग घूमने जाएंगे, दुकान से सामान खरीदेंगे, दुकान वाले को फायदा होगा, दुकान वाला सामान खरीदेगा तो जहां से खरीद के लाएगा उसको भी फायदा होगा। इस तरह से सरकार तक फायदा पहुंच जाएगा, सरकार को भी इससे फायदा हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग 4-5 पॉइंट यहाँ से लिख देंगे, और चूंकि लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को बहुत सारे फायदे हैं बांध से, नदी से, यानी एक काम किए, क्या किए, नदी पर बांध बनाए। हम लोगों ने क्या किया, नदी पर बांध बनाया, लेकिन उसके अनेक फायदे हुए, बहुत सारे फायदे हो गए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना, यानी बहुत उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अब कि नदी घाटी परियोजना देख लिए, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है समझ में आ गया। अब इसके बाद एक प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या है हमारा, संसाधन को परिभाषित कीजिए। सर ये आपने पहले बताया था, ठीक है, तो ये भी आसान है, संसाधन लिख दोगे, किसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे जाते हैं। भारत में कितने तरह की सड़कें हैं, वर्णन करें। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत आसान है, देख लो कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या करा है, सड़क, किसके बारे में लिखना है, सड़क के बारे में। सड़क के प्रकार कितने तरह के हैं, पूरी तरह से डिटेल्स में बताओ। सर सड़क को, सबसे पहले सड़क क्या होता है, सड़क एक परिवहन का साधन है, क्या है, परिवहन का एक जरिया है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है ना। एक चीज तो इसके बारे में लिख दिए पहला पॉइंट में कि सड़क का क्या काम होता है, लिखे। अब क्या लिखेंगे अगला, सड़क के प्रकार, क्या लिखेंगे, सड़क के प्रकार लिख देंगे। सर याद ही है प्रकार, ठीक है। तो इसमें अब देखो दोनों में स्टार मार्क दिए, इसमें कोई और मार्क दे देते हैं ये स्टाइल वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हो गया नेशनल हाईवे, जिसको क्या बोलते हैं, NH बोलते हैं, ठीक। NH का मतलब हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या हो, देश वाला, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, सर राष्ट्र का मतलब तो देश हुआ, राज्य राजमार्ग, तो राज्य राजमार्ग, राजमार्ग, ठीक है, राज्य राजमार्ग हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। सर उसके बाद क्या होगा, तो जिला होगा, राज्य में क्या होता है, जिला होता है ना, तो जिला राजमार्ग हो गया, तो जिला राजमार्ग लिख देंगे। इसके बाद क्या होता है, गांव होता है, तो ग्रामीण सड़कें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ग्रामीण सड़कें लिख देंगे। यानी सड़क के कितने प्रकार हो गए, 3-4 प्रकार हो गया, ठीक है। क्या कैसे समझोगे, सर राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, यह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता होगा, है ना, तो लिख देंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, हेडिंग देंगे कहां पर, हो सकता है अगले पॉइंट में दे दो तुम, चूंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल्स में लिखना है। अब क्या हेडिंग देंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा,
अगला के लिए नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में राष्ट्रीय राजमार्ग, चूंकि ये देश का राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक। इसमें सर सब कहाँ से शुरू होता है, इसको बोलते हैं NH1, ठीक ना सर, NH2 भी बोला जाता है। इस तरह से ये बढ़ते जाता है डॉट डॉट करके, ठीक। एक NH31, ठीक है, कहाँ पर है, पूर्णिया जिला में है ना। और हम लोग के घर के बगल से गया है NH107, कौन सा गया है, NH107, कौन सा वाला रोड, मधेपुरा से लेके पूर्णिया तक, ठीक है ना, NH107। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है, अपना अपना NH देख लेना, इसके बारे में बता दिए। इसके अलावा सर एक चीज और है, स्वर्णिम चतुर्भुज, नाम सुना होगा कभी, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं सर, देखो राष्ट्रीय राजमार्ग में ही बता रहे हैं सर, 4 गो राजमार्ग को जोड़ दिया। देखो भारत का नक्शा मोटा मोटी इसी तरह का होता है ना। तो एक राजमार्ग यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे निचला भाग में चेन्नई ले लिया, कौन सा, चेन्नई को जोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, कोलकाता है, यहाँ पर सर क्या है, दिल्ली है, और यहाँ पर क्या है, मुंबई है। समझ में आ गया कि नहीं, तो मुंबई है। 4 राज्य को जोड़, 4 जगह को जोड़ दिया, 4 महानगर। ये दिल्ली क्या है, महानगर है, मुंबई क्या है, महानगर है, चेन्नई क्या है, महानगर, कोलकाता क्या है, महानगर। सर महानगर किसको बोलते हैं, यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ठीक है, इसीलिए इसको महानगर कहा जाता है। सर ये भी NH सब क्या है, NH है, नेशनल हाईवे है। तो ये सारा चीज क्या हो गया, तुम्हारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज उसी माता। अब आते हैं हम लोग राज्य राजमार्ग में, किस चीज में, राज्य राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में और क्या लिखोगे सर, ये एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है। लेकिन अब राज्य राजमार्ग की बात करें तो राज्य राजमार्ग ये किसको जोड़ेगा, एक राज्य के अंदर, जैसे हमारा राज्य क्या है, बिहार है, तो बिहार में यहाँ पर मान चलो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, तो एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ेगा। तो राजमार्ग किसको जोड़ेगा, एक जिला से जिला को जोड़ता है, जिला से जिला को जोड़ने का काम कौन करता है, राज्य राजमार्ग। याद हो जाएगा एकदम आसानी से। तो जैसे कि सर पूर्णिया से कटिहार, कटिहार से सहरसा, 2-4 जिला का नाम दे के उदाहरण दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, जिला सड़क, कौन सा सड़क, जिला सड़क, जिला का सड़क हो गया। जिला में क्या होता है भाई, सर जिला में तो प्रखंड होता है, तो प्रखंड यानी एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उसको क्या कहेंगे, जिला सड़क कहेंगे। क्योंकि सर जिला में बहुत सारे प्रखंड होते हैं, प्रखंड को जोड़ देता है एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड से, किसके द्वारा, सड़क के द्वारा। सर वही हो गया जिला सड़क। आगे बढ़ते हम लोग, अगला है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें क्या करेगी, जिला सड़क से जोड़ेगा, है ना। ग्रामीण सड़क क्या करेगा, ग्रामीण सड़क की बात करें तो गांव को किससे जोड़ना है, जिला वाली सड़क से। कोई दिक्कत है नहीं है, यानी गांव का सड़क आकर के मेन रोड में जुटेगा। तो छोटे छोटे गांव को जोड़ने वाले सड़क को क्या बोलते हैं, ग्रामीण सड़कें बोलते हैं, जो कि गली मोहल्ला टोला में बना रहता है। इस तरह से तुम लोग सेंटेंस में लिख दोगे। और थोड़ा आगे बात करें तो सर यदि ये NH है, क्या है, ये NH है। NH किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को किसको कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। नीचे ऐसे पिक्चर बना देना। इससे कौन जुड़ेगा, इससे राज्य राजमार्ग जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा, राज्य राजमार्ग जुड़ेगा। राज्य राजमार्ग से कौन जुड़ेगा, जिला वाली सड़कें, जिला सड़कें जुड़ेगी राज्य राजमार्ग से। जिला से कौन जुड़ जाएगा, गांव की सड़कें, ठीक है। तो लाइनिंग में भी डिफरेंस कर दिए, NH थोड़ा ज्यादा चौड़ा होगा, राज्य का उससे थोड़ा कम होगा, जिला का उससे भी थोड़ा कम होगा, और गांव का तो सड़क और थोड़ा सा कम हो जाता है ना, गली मोहल्ले टोला का सड़क। तो कहने का मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे सड़क के प्रकार, उसके बाद थोड़ा बहुत पिक्चर ड्रॉ कर दिए और बना दिया आसानी से, ठीक है। अगला जो है मैप वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है, मानचित्र बनाना है भारत का। तो सबसे पहले मानचित्र बनाइए। सर कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो देख लो, पेंसिल रखना हाथ में, ठीक है, एक स्केल लेना, ऐसे खींच देना, और ऊपर भाग में हल्का सा प्लस का चिन्ह जैसा बनना चाहिए, ठीक है। अब बना लो मैप। अब कैसे बनाओगे भाई, तो इस तरह से देखो कहाँ मैप बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से अगला पोर्शन बनाते हुए हमारा ये इंडिया का मैप बन जाएगा। और नीचे यहाँ पर हम लोग गुजरात बना देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर राजस्थान बना देंगे, उसके बाद यहाँ पर कहानी खत्म। मैप बन गया कि नहीं बन गया, आराम से बन गया। पूछ क्या रहा है, अब इसमें निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। डिगबोई, डिगबोई कहाँ है सर, ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, यहाँ पर असम है। तो असम में डिगबोई, डिगबोई कहाँ मिलेगा, असम में। तो हम लोग डिगबोई दिखा दिया असम में। डिगबोई देख लो कहाँ पर है, आसाम में है। सर मिल गया, ये हो गया तुम्हारा डिगबोई। एरो दिखा देंगे और लिख देंगे डिगबोई, एकदम याद रखना डिगबोई आसाम कहाँ पर है। इसके अलावा सर झरिया बोकारो कोयला क्षेत्र, तो भाई साहब देखो बिहार यहाँ पर है हम लोग का, ये क्या है बिहार है, इसके नीचे क्या है झारखंड है। तो ठीक है ना, आइडिया लगा देना और यहाँ पर लिख देना, एक पॉइंट दिखा देना। दूसरा दिखा देता हूँ कलर से,
ठीक। अब देखो यहाँ पर एक निशान दिखा है और यहाँ पर लिख दिए झरिया, क्या चीज, झरिया और बोकारो, झरिया बोकारो लिख देंगे, झरिया बोकारो। तो ये मेरा एरिया हो गया। यहाँ पर वहां नहीं लिखेंगे, जगह नहीं रहेगा तो एरो दिखा करके लिख देंगे, ठीक है। काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है कर्नाटक में। काली मिट्टी कहाँ पर, कपास के लिए कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। गुजरात हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, गुजरात जी। यहाँ वाला पार्ट क्या है सर, राजस्थान है। गुजरात के नीचे क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, एम महाराष्ट्र, उसके नीचे बगल में गोवा है, जी गोवा, और यहाँ पर क्या है, कर्नाटक है। ये क्या है, कर्नाटक है। इसके नीचे क्या है, ये वाला केरल है। सर कर्नाटक में क्या है, काली मिट्टी पाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, निशान दे देंगे। ये हुआ सर कर्नाटक, यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र। कोई दिक्कत है, काली मिट्टी का क्षेत्र, इस एरिया में तुमको काली मिट्टी मिल जाएगा। तो कर्नाटक वाले एरिया में आसपास दिखा दिए, कोई दिक्कत, तो मैप में दिखा दिया ना आसानी से। असम कहाँ है, तो भारत के इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्यों बोले, ये पूर्वी एरिया है सर, इधर वाला पश्चिमी एरिया है, ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो इस तरह से हम लोग मैप का भी काम कर लिए। मैप वाला तो सबसे इजी है, इसमें नंबर कटेगा ही नहीं, तो मैप वाला बना सकते हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा, कौन सा प्रश्न है भाई, भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। क्या चीज पूछ रहा है, भूकंप का केंद्र और अधिक केंद्र में स्पष्ट अंतर करें। और उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, भूकंप का केंद्र। तो सिंपल सा बात है, हमने क्या बताया, भूकंप का केंद्र, ठीक है। एक पॉइंट डिनोट करना ध्यान से, भूकंप का केंद्र। दूसरा पूछ रहा है अधिक केंद्र, क्या चीज, अधिक केंद्र, दोनों चीज लिखेंगे। देखो भूकंप केंद्र क्या होता है, हमने क्या बताया था सर, पृथ्वी के अंदर चट्टाने हैं, है ना, तो जहां पर ये टकराती है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान के चलो टकराया, तो ये वाला जो केंद्र हो गया, यही क्या कहलाया, भूकंप केंद्र कहलाया, है ना। जब दो प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है, बड़े बड़े चट्टान को ही प्लेट बोलते हैं, ये क्या है, प्लेट है, जो जहां पर एक दूसरे से टकराया उसको क्या कहा गया, भूकंपीय केंद्र कहा गया। पिक्चर भी बना दिए, यहाँ पर लिख दिए, जिस जगह पर धरती के अंदर प्लेटें आपस में टकराती है और जहां से कंपन शुरू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय केंद्र कहते हैं। तो दो चट्टान टकराया आपस में, वहां पर जो केंद्र है, पिक्चर भी बना दी, इसको लिख भी दिए, लिखने का कोशिश करेंगे। अधिक केंद्र क्या होता है सर, अभी अभी बता रहे थे आप कि दो प्लेटें टकराएंगी आपस में, है ना। जब टकराएंगी आपस में तो क्या होगा, जहां पर टकराई उसको क्या कहेंगे, भूकंप का केंद्र। लेकिन धरती तो गोल है सर, है ना, और सबसे नजदीक कौन पड़ता है, तो सबसे नजदीक जहां पर इसका झटका सबसे ज्यादा महसूस होगा, सबसे ज्यादा झटका कहां महसूस होगा, इस जगह पर, है ना। तो सबसे नजदीक जहां पर झटका महसूस हो, सबसे पहले भूकंप आए, वो क्या कहलाएगा, अधिक केंद्र कहलाएगा। समझ में आ गया, यानी सतह की बात कर रहा है। तो ठीक है, इसमें लिखेंगे पृथ्वी के सतह पर सबसे तेज भूकंप जिस जगह पर आएगा, तेज भूकंप कहाँ आएगा, अधिक केंद्र के पास, ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है। दोनों मंत्र स्पष्ट आया। भूकंप का केंद्र कहाँ होगा, धरती के अंदर, चट्टान जब टकराएगी तब, आपस में प्लेटें टकराएंगी तब। अधिक केंद्र कहाँ पर होगा सर, धरती के सतह पर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपन सबसे पहले जहां पहुंचेगा, है ना, जहां पर ज्यादा तेज गति से आएगा, वो क्या कहलाएगा, अधिक केंद्र कहलाएगा, जहां हम सबसे पहले अनुभव करेंगे। कहानी समझ में आ गई। हम लोग अगला क्वेश्चन में चले। कोई दिक्कत है, भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र, पिक्चर बनाने से एकदम नहीं घबराना, ताकि टीचर को लगे कि बच्चा में कुछ गुण है, और उसको हम लोग लिख भी देंगे जो चीज हम बना रहे हैं। उसके बाद अब है क्या, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, ठीक है। प्रश्न क्या है, बिहार में बाढ़ का स्थिति का वर्णन करना है। तो स्थिति का वर्णन नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखोगे भाई साहब, इसमें लिखेंगे कि सर सबसे पहले तो हम मैपे बना देते हैं, थोड़ा सा होशियार हो गए हैं, तो मैप का पिक्चर बना दिए। उत्तरी बिहार, हिमालय की नदियां याद हो तो लिख देना। ये क्या होता है, वर्ष भर पानी रहता है, इसमें क्या रहता है, वर्ष भर पानी रहता है, और इसके कारण क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। पहला स्थिति तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदी है, कहां से, हिमालय से निकलने वाली नदी है, जिसके कारण इसमें सालों भर पानी रहता है। इसके अलावा मिट्टी, नदी में गाद जमा हो जाता है, क्या होता है, नदी में की सफाई होनी चाहिए ना, नहर की भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो लाता है वो जमा हो जाता है, नदी में गाद जमा हो जाता है, क्या चीज, गाद जमा होता है, और ये नदी का तल गहराई में कमी होती है। अब मिट्टी नदी में, नदी बहुत गहरा है मान के चलो, ठीक है ना, इतना फीट गहरा है, लेकिन इसमें मिट्टी जमा होगा तो क्या होगा, नदी में तो पानी हटेगा नहीं, यानी कम पानी आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी बाहर फेंकेगा, है ना। नदी की गहराई में कमी हो जाना, तो जल स्तर ऊपर आ जाता है, तो बाढ़ आ जाता है। तो कहानी समझ में आ गया होगा क्यों बाढ़ आता है, नंबर 1। तो और क्या बोलोगे, तो
तीसरा चीज बोल देंगे हम लोग कि सर नहर का जो है ना, नहर पक्की नहर का कमी है। किस नहर का? पक्का नहर का। यदि पक्का नहर रहता तो नहर का बांध नहीं टूटता, ठीक है, और पानी हर जगह आसानी से पहुंच जाता, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे क्या कि जब चूंकि बाढ़ के बारे में पूछा है तो उत्तर बिहार में तो हर जगह आता होगा सर, तो उत्तर बिहार का जिला का नाम बता दीजिए जहां बाढ़ आता है। तो ये उत्तर बिहार ऊपरी हिस्सा है सर, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, उसके बगल में पूर्वी चंपारण है, उसके बगल में सीतामढ़ी है, उसके बगल में सुपौल है, सुपौल के मधुबनी है, मधुबनी के बगल में अररिया है, अररिया सुपौल है, सुपौल के बगल में अररिया है, अररिया के बगल में किशनगंज है सर, पूर्णिया है, सहरसा है, मधेपुरा है, इधर शिवहर है, समस्तीपुर है। तो ये सब एरिया में क्या आता है? बाढ़ आता है। तो हम लोग इसका नाम लिख देंगे कटिहार बाढ़ पीड़ित एरिया है। क्यों? ये सब नदियों के किनारे है, नदी में सालों भर पानी रहता है। तो नाम याद हो गया जिला का, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब जिला है, नाम लिख देना। पूर्णिया में बाढ़ आता है, सहरसा, मधेपुरा, सब में इन सब चीजों का नाम लिख देना। प्रत्येक साल इसमें क्या होता है? बाढ़ आता है। तो कोई दिक्कत है? और सर एक इंपॉर्टेंट लास्ट में पॉइंट लिख देते हैं, कोसी नदी सर। क्यों? क्योंकि इसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता रहे बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है सर। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 मीटर, ठीक है, 2525 मीटर याद रखना, ठीक है। पूरा बिहार में कितना है? मात्र इसका 485 किलोमीटर है बिहार में, ठीक है ना, 485 किलोमीटर। लेकिन पूरे गंगा का लंबाई है पूरे भारत में 2525। तो बिहार में सबसे लंबी नदी कौन? तो गंगा नदी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आग लगने की स्थिति में क्या क्या प्रबंध करना चाहिए, उल्लेख करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये घरेलू क्वेश्चन है। आग लगने की स्थिति में क्या क्या प्रबंध करोगे भैया? तो सबसे पहले क्या करेंगे? बिजली का कनेक्शन यदि होगा सर उसको काट देंगे, है ना, नंबर 1 काम। दूसरा काम, आग लगने की स्थिति में दूसरा चीज क्या करोगे? सबसे पहले लोगों को बचाएंगे सर, जो घर में होगा लोग, उसके बाद फिर मवेशी को बचाएंगे, अगला पॉइंट में लिख देना। तीसरा क्या करेंगे? जो बहुमूल्य सामान होगा उसको भी बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? उसके बाद तुरंत सबसे पहला काम क्या करोगे? अग्निशामक यंत्र वाले को भी फोन करेंगे, है ना। ये सबको बचा लिए, बहुमूल्य सामान को भी निकाल लिए, तब तक हम उधर फोन करेंगे किसको? 108 पे कॉल करेंगे, ठीक है ना, 108 पे या 102 पे, 102 या 108 पे, ठीक है ना। या फिर पुलिस को भी फोन कर देंगे, ताकि यदि नंबर ना हो तो 100 नंबर तो डायल पता ही है। कहेंगे सर आग लग गया है, पुलिस किसी को फोन कीजिए, 112 108 जो भी है, इसमें पैसा नहीं लगता। इसके अलावा सर क्या करेंगे? आग से प्रभावित लोगों को बचा लिए। अब 5वां नंबर सर, जिसको जो आग में जल गया है, जले हुए लोगों को क्या करेंगे? उपचार करने का प्रयास करेंगे, ताकि उसको भी दवाई दिया जाए, ठीक है ना। तब जा करके यदि आग में फंसा हुआ सीढ़ी लगा करके उपयोग करेंगे। इसके अलावा फिर आग बुझाने का भी प्रयास करेंगे। ये कौन करेगा? आग बुझाने का प्रयास करेंगे। पानी का व्यवस्था करेंगे, हो सकता है नाला वाला का भी उठा के देना पड़ता है पानी। तो कहने का मतलब ये समझना है, तुम एक आम आदमी हो गाँव घर का, सीधा सोचो प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आग लगने की स्थिति में हमें क्या क्या काम करना चाहिए, तो आसानी से कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है, ठीक है। तो किताबी भाषा को छोड़ करके अपना दिमाग लगाना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का होगा, आपदा से आप क्या समझते हैं? क्या है आपदा? आपदा से आप क्या समझते हैं? सर आपदा का मतलब होता है आफत, है ना। आफत का मतलब क्या होता है? आफत कब आता है? अचानक आता है। आफत क्या होता है? अचानक आ जाता है। तो एकदम आसान से कहानी आंसर आ गया इसका। आपदा क्या होता है सर? आफत होता है, आफत अचानक आता है ना। और उसी को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अचानक आने वाली चीजें, है ना, वो अचानक आने वाली घटनाएं, समस्याएं, प्रॉब्लम, कठिनाई, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। सर आपदा के बारे में और लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या? तो आपदा को हम लोग 4 नंबर का है, 2 नंबर का। तो आपदा को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। फिर अगला पॉइंट ले लेंगे, प्राकृतिक आपदा के बारे में बता देंगे। सर प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा आता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताओगे? सर मानव निर्मित भी, मानव के द्वारा आने वाला आपदा। प्राकृतिक आपदा में बता देंगे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, ये सब। मानव निर्मित में क्या बताएंगे? आतंकवाद, हैजा, मलेरिया, ये सब मानव के कारण है। कचरा इतना फैलाता है, इसलिए कोरोना जैसा बीमारी आता है। कोरोना सबसे फेमस है। ये कोरोना का पूछ दिया प्रश्न, कोरोना का बता दो क्या नाम है भाई? कोविड-19। क्या है? कोविड-19 नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेन व्हाइट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हम लोग। कोविड-19 नाम है। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान, हमको लगता है सब बता चुके हैं इसमें से। देखो कहने का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाओ।
हम लोग अब तक सारे प्रश्नों का आंसर दे चुके हैं। यदि तुम लोग इसको अच्छे से देख लोगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा पांचों मॉडल पेपर से, ठीक है। मतलब डबल क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो इसको भी अच्छे से सुन लिया ना तो सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, एक भी नहीं छूटेगा। 100% देखना सारा वीडियो। बाकी हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।